जय हिंद एस्पिरेंट्स। दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। कभी कोर्ट कचहरी जाना हुआ आपको? आई एम श्योर कि कभी अगर आप गए हो तो बिना वकील के आप वहां पर नहीं जा सकते। अगर जाएंगे भी तो आपका कोई काम होगा नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को भी वकील की जरूरत पड़ेगी? अब जाहिर सी बात है कि जब हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पर सभी को इंडिविजुअल की तरह ही कंसिडर किया जाता है और कई बार केसेस भारत सरकार पर भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार को रिप्रेजेंट कौन सा वकील करता है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी भारत सरकार के वकील के बारे में बात करेंगे, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। क्या कुछ फंक्शंस है, रिक्रूटमेंट कैसा होता है, रिमूवल क्या क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, फंक्शंस इनके क्या होते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बता दूं कि प्राइमरी लॉयर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आप कह लें। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 76 के तहत एस्टेब्लिश की गई है। अब मैं थोड़ा बहुत और भी बैकग्राउंड आपको बता दूं तो पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। और वहां पर क्लियरली हमें बताया जाता है कि अपार्ट फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी दरअसल इसी यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही हिस्सा है। अब देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब मैं बताऊं तो उस पर जहां कहीं पर भी केस होता है या फिर वो किसी पर केस करना चाहती है, अब जाहिर सी बात है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में भी केस हो सकता है। तो वहां पर भारत सरकार को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एक वकील हायर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी वकील को हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। अब आप कह सकते हैं सर, एक पर्सनैलिटी क्या कुछ करेगा? देखिए, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनली एक ही पर्सनैलिटी है, लेकिन उन्हें असिस्ट करने के लिए सोलिसिटर जनरल्स, एडिशनल सोलिसिटर जनरल्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। हम उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और ये प्राइमरी लॉयर माने जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। करेंटली अगर मैं बात करूं तो आर वेंकट रमणी जी, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। सो ही इज द करंट 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उनसे पहले के वेणुगोपाल जी थे 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इन्हें 3 साल के पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया है। और अक्टूबर 2022 को उन्होंने सक्सीड किया के वेणुगोपाल जी को। और भी इंपॉर्टेंट से इन्फॉर्मेशन हम अभी शेयर करेंगे। अब जो कि मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, देखिए मैंने कई सारे अपने लेक्चर्स में भी बताया है कि किसी एक बॉडी या एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन में मिलना बहुत ही यूनिक है और बहुत ही रेयर भी ये चीज़ है। क्योंकि ऐसे ही बॉडीज जो इंडिया के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है। या फिर वो बॉडीज जो अपना पावर और अथॉरिटी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लेते हैं, उन्हें ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। बाकी कई सारे ऐसे बॉडीज है जो एक स्टैट्यूट द्वारा बनाए जाते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो डायरेक्टली अपना पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही लेता है। सो कौन सा वो आर्टिकल है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है, आर्टिकल 76, पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा भी मैंने कहा। ये यही वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है जो डील करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस से, दैट देयर शैल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और उनसे रिलेटेड अपॉइंटमेंट और ड्यूटीज के बारे में भी हमें यहाँ पर दिया जाता है। मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। एक और इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल भी है, आर्टिकल 88 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 88 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत ट्रिकी है। वो हमें इंफॉर्मेशन देता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पावर्स के बारे में। क्या कहता है कि इट एम्पावर्स अटॉर्नी जनरल टू स्पीक और टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और देयर जॉइंट सिटिंग्स और एनी कमिटी देयर ऑफ, बट ही और शी शैल नॉट हैव द राइट टू वोट। अब देखिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, इसका मतलब ये कि भाई बेझिझक वो कैबिनेट के मीटिंग्स में बैठ सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मीटिंग्स में बैठ सकते हैं, और नो डाउट उन्हें बुलाया भी जाता है। लेकिन साथ ही साथ एक एमपी को जितने प्रिविलेजेस मिलते हैं वो सभी दरअसल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मिलते हैं। यानी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी प्रिविलेजेस टेस्ट करता है वो सभी यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मिलते हैं। चाहे तो वो लोकसभा में भी जाके प्रोसीडिंग्स में बैठ सकते हैं, वहां पर बातचीत भी कर सकते हैं, राज्यसभा में भी जाके वो प्रोसीडिंग्स में बैठ सकते हैं, वहां पर भी भाग ले सकते हैं, बात वगैरह कर सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग भी अगर दोनों हाउसेस की है, वहां पर भी जा सकते हैं। किसी भी कमिटी, चाहे वो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी हो, एस्टिमेट्स कमिटी हो, किसी भी कमिटी में भी वो जाके बैठ सकते हैं। लेकिन वहां पर उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो एक एमपी नहीं है। हालांकि पावर्स और प्रिविलेजेस सभी एमपी जैसे ही हैं, लेकिन वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो एक अपॉइंटेड पर्सन है। सो बिकॉज ऑफ दैट प्रोसीडिंग्स में वो भाग जरूर ले सकते हैं, वोट नहीं दे सकते।
फंक्शंस क्या क्या हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील है छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे इंपॉर्टेंट से फंक्शंस जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फुलफिल करते हैं। सबसे पहला, चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। मान लो कभी कभार जब हमें ज़रूरत पड़ती है, किसी से झगड़ा हो गया, तो पहली बार हम क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन जाने से भी पहले हम अपने वकील से कंसल्ट करते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, इसमें क्या कुछ हो सकता है। यानी कि वो हमारा लीगल एडवाइजर है, वो हमें गाइड करेगा, वो हमें बताएगा कि पाथ क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या कुछ होना चाहिए। सो उसी तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी जो है वो चीफ लीगल एडवाइजर की तरह होते हैं भारत सरकार के। देखिए एक और छोटी सी भी मैं आपको यहाँ पर बात बता दूं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भले ही चीफ लीगल एडवाइजर क्यों ना हो, वो फुल टाइम काउंसिल नहीं है। दोनों में बहुत ही फर्क है, दोनों में बहुत ही अंतर है। देखिए उसके लिए लॉ मिनिस्ट्री अवेलेबल है, लॉ मिनिस्टर है, सभी A to Z चीजें जो है वहां पर लॉ मिनिस्ट्री में ही हो रही हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली इन्हें हायर किया गया है फॉर रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो कोर्ट्स में हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में, और ये उनके खुद के डिस्क्रिप्शन पर अटॉर्नी जनरल वहां पर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरा गैमेट बना के दिया गया है। एक तो अटॉर्नी जनरल है, लेकिन कितने सोलिसिटर जनरल्स और कितने एडिशनल सोलिसिटर जनरल्स होंगे ये भारत सरकार पर डिपेंड करता है। सो ये पूरी तरीके से एक सिस्टम अच्छा खासा बना के रखा गया है, ताकि लीगल ऑप्शंस जितने भी, जब हम पूरी तरीके से कोर्ट कचहरी के पास जाते हैं तो कैसे टैकल कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर उस चीज़ों से डील करने के लिए ये पूरा फॉर्मेशन या पूरा मेथडोलॉजी जो है वो बनाई गई है। सो प्राइमरी फंक्शन यही है कि वो लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो कुछ भी लॉ और लीगल सिग्निफिकेंस के मैटर्स हो। और नो डाउट भारत सरकार भी कई बार उनके एडवाइस को पूछता ही है और उसके बाद ही आगे बढ़ता है। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन इन लीगल प्रोसीडिंग्स। कौन है आपका वकील? जब आप कोर्ट कचहरी में जाओगे सो नो डाउट पूछा जाएगा कि आपका वकील कौन है। तो सिमिलरली भारत सरकार का वकील अटॉर्नी जनरल होता है, और अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं है तो उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सोलिसिटर जनरल होता है, या फिर कोई ना कोई एडिशनल सोलिसिटर जनरल को भेजा जाता है। सो ये लीगल प्रोसीडिंग्स चाहे वो कंट्री में हो या अब्रॉड, अब्रॉड भी अगर यहाँ पर भारत सरकार को रिप्रेजेंटेशन देना हो, रिमेंबर वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही देंगे। स्पेशल काउंसिल भी उन्हें माना जाता है। अब देखिए जो कि अपॉइंट किया गया है लीगल मैटर्स में डील करने के लिए, तो जो नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, जहां पर खासकर लीगल सेंस ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, तो वहां पर भारत सरकार भी उन्हें रिक्वेस्ट कर सकता है स्पेशल काउंसिल प्रोवाइड करने के लिए। इनिशिएटिंग एंड कंडक्टिंग कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, इवन अटॉर्नी जनरल को ये पावर दिया गया है कि वो इनिशिएट कर सकते हैं और कंटेम्प्ट भी कर सकते हैं, कंडक्ट भी कर सकते हैं कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट में। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट का परमिशन उन्हें लेना पड़ेगा। कोई भी एक पर्सन जिसे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के द्वारा ना उसे अगर अक्यूज किया गया है तो। और तीसरा, ही कैन ऑल्सो प्रोवाइड हिज अटेंडेंस इन द पार्लियामेंट, और अटॉर्नी जनरल के पास ये भी अधिकार है कि वो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को भी अटेंड कर सकते हैं और किसी भी पार्लियामेंट के कमेटी में भी वो बैठक कर सकते हैं। अब कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट सी चीज, ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी यहाँ पर कार्यकाल फिक्स्ड नहीं है। सर अभी अभी तो आपने कहा कि 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए, तो इस तरीके से अग्रीमेंट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 3 साल के लिए ही होगा, बीच में भी अगर चाहे तो उन्हें रिलीज किया जा सकता है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, यानी कि इनडायरेक्टली कैबिनेट डिसीजन लेगा, भारत सरकार डिसीजन लेगी कि क्या वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं। जब तक उनके सर्विसेज सही नजर आ रहे हैं उन्हें कंटिन्यू करवाया जाएगा, और जब ये लगेगा कि भाई नहीं हमें किसी और अच्छे वकील को हायर करना पड़ेगा, ऐसा अगर भारत सरकार को लगता है तो नो डाउट वहां पर उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। और ये करने के लिए अगेन पार्लियामेंट वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके कर सकते हैं। और इनके क्वालिफिकेशंस की मैं बात करूं तो ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोई भी यहाँ पर एक स्पेसिफिक सा क्राइटेरिया हमें नहीं दिया गया, कट शॉर्ट बस इतना बताया गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो कुछ भी क्वालिफिकेशंस होने चाहिए वो सभी अटॉर्नी जनरल में होने चाहिए। हम इन दोनों के बारे में लेक्चर में आगे और इन डिटेल बात करेंगे। थोड़ा बहुत मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको इस बॉडी के बारे में बता दूं। अब देखिए ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कॉलोनियल एरा अपने रूट्स ट्रेस करता है, और पहली बार दरअसल ब्रिटिश क्राउन वालों ने इस तरीके के लॉ ऑफिसर्स को उन्होंने अपॉइंट किया हुआ था, खासकर इंडिया में लीगल एडवाइस पाने के लिए। नो डाउट वो तो ब्रिटेन में बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, यहाँ पर लीगली जो कुछ भी इंपॉर्टेंट काउंसिल की उन्हें जरूरत पड़ती थी, तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली उन्होंने यहाँ पर अटॉर्नी जनरल्स को एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया।
अभी जो करंट ऑफिस की हम बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो अपने रूट्स लेता है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक ऑफिस की बात की गई थी, दैट इज एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन अब यहाँ पर वर्ड्स थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील मैं कहूँ तो इट विल बी अटॉर्नी जनरल। वही गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट, मान लो आंध्र प्रदेश का स्टेट है, तो वहां पर एडवोकेट जनरल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कौन दे रहा है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वही अगर कोई भी एक राज्य है, कोई भी एक स्टेट है, वहां पर उस स्टेट की सरकार को रिप्रेजेंटेशन अगर कोर्ट कचहरी में कोई दे रहा है तो इट इज एक्चुअली एडवोकेट जनरल ऑफ दैट स्पेसिफिक स्टेट। और यहाँ पर भी क्या है, मुख्यमंत्री और उनका कैबिनेट नाम रिकमेंड करते हैं और रिस्पेक्टिव गवर्नर उन्हें अपॉइंट करते हैं। सिमिलरली जैसा काम अटॉर्नी जनरल का होता है उसी तरीके से ही एडवोकेट जनरल का भी होता है, लेकिन स्टेट लेवल पर। सिग्निफिकेंस क्या क्या है इस पोजीशन का? बस ऐसा नहीं कि कोर्ट में जाके प्रोसीडिंग्स दे रहे हैं या फिर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लीगल इंटरेस्ट के गार्डियन भी माने जाते हैं। अब देखिए अटॉर्नी जनरल जो है वो भारत सरकार के लीगल इंटरेस्ट के गार्डियन भी माने जाते हैं, क्योंकि वो इंश्योर करते हैं कि विद इन द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ यहाँ पर काम हो रहा है। अब जब आप मान ले कि कोई एक्सीडेंट में आप फंसे, किसी वकील के पास जाके जब आप पूछोगे कि क्या करना चाहिए, तो वकील आपको एक रास्ता बताएगा जो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ है, यानी कि लॉ के दायरे में जो चीजें आती हैं उसी को बेस करके वो आपको बताता है। सो नो डाउट यहाँ पर भारत सरकार को भी विद इन द लॉ, अकॉर्डेंस विद द लॉ किस तरीके से आगे बढ़े, इसके बारे में काउंसिल अटॉर्नी जनरल प्रोवाइड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस, no doubt the presence of attorney general ensures such kind of mechanism, and government's legal actions are scrutinized and guided by independent legal expert। क्या कर रहा है भारत सरकार? अगर किसी पर केस वगैरह मुकदमा भी चलाना है तो एक लीगल एडवाइस उन्हें प्रोवाइड करते हैं कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तुम्हारे पावर्स नहीं है, अगर जाओगे भी तो सुप्रीम कोर्ट तुम्हें रोक देगा। कॉम्प्लेक्स मैटर में लीगल एडवाइजर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर रिक्वेस्ट करे, कोई भी अगर लीगल सी चीज है जो जाननी है जिसके बारे में, नो डाउट वहां पर भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपने एक्सपर्टाइज को बता सकते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड एक पर्सन है, यानी कि एक वास्ट उनका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वगैरह में होता है। प्रमोशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, नो डाउट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को अपहोल्ड करने का काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, और रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने का काम भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ही होता है। और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक वैल्यू जो कंट्री का है उसे प्रमोट और प्रिजर्व करना भी इन्हीं के हाथों में है। रिमूवल की बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का रिमूवल एक्सप्लिसिटली हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। बस इतना हमें पता है कि जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्लेजर है वो यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि जब तक भारत सरकार उनसे खुश है, प्रेसिडेंट खुश है, और वो कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और रिमूवल जब कहीं पर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो वो उन्हें रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए रेजिग्नेशन वॉलेंटरली वो जब भी चाहे वो रिजाइन कर सकते हैं। कभी भी अगर डिसएग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ आ रहा है, वो नहीं चाहते कि भाई अब मैं अब रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहता सरकार का, तो वो नो डाउट ऑटोमेटिकली रिजाइन कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ यहाँ पर ना रीज़न नहीं बन सकता ऑब्स्ट्रक्शन का। वही प्रेसिडेंट द्वारा टर्मिनेशन करना पड़े तो नो डाउट अगर भारत सरकार को लग रहा है कि भाई लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है अटॉर्नी जनरल की एबिलिटीज में, कि अब वो ड्यूटीज को इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकते, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो डीम फिट नहीं लगते, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके उन्हें रिमूव किया जा सकता है। अब कई बार होता क्या है कि सरकार में चेंज आने की वजह से भी, भारत सरकार में चेंजेस आते हैं ना, हर 5 साल में एक बार किसी की सरकार गई, किसी की सरकार आई, तो ज्यादातर अटॉर्नी जनरल उन्हीं लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है जो भारत सरकार के पॉलिसीज और आइडियोलॉजी से अलाइन है। सो ऐसे लोगों को ही ज्यादातर यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। और इम्पीचमेंट की अगर मैं बात करूँ, यानी कि इवन दो कुछ गलती उन्होंने की है, सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार, वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें रिमूव भी नहीं करना चाहते, तो पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर दिया गया है कि वो उन्हें इम्पीच कर सकते हैं। इसके बारे में भी हमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अब तक ऐसा कोई केस आया नहीं है। क्योंकि मोस्टली देखिए इंडियन सिस्टम एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है, जहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों मिलकर काम करते हैं। मैंने आपको कई बार कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाराणसी के MP पहले हैं, बाद में देश के प्रधानमंत्री। तो पहले MP बने, बाद में लीडर ऑफ द हाउस, और वही लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर बन के अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है या फिर कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एस्टैब्लिश करते हैं। सो यहाँ पर इम्पीचमेंट का तो बहुत ही यहाँ पर प्रोसेस दूर होता है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें रिमूव करना है, तो प्रेसिडेंट की मदद से उन्हें रिमूव किया जा सकता है। रिलेवेंट लीगल प्रोविजंस देखते हैं कि कहाँ कहाँ से ये अपने पावर्स को लेते हैं। सबसे पहला नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से,
आर्टिकल 76 और आर्टिकल 88 मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया हुआ था, उनके अपॉइंटमेंट ड्यूटीज पार्ट्स के बारे में डील करते हैं। लॉ ऑफिसर्स कंडीशंस ऑफ सर्विसेज रूल 1987, अब ये लॉ प्रिस्क्राइब करते हैं वो सभी कंडीशन ऑफ सर्विसेज लॉ ऑफिसर्स के लिए इंक्लूडिंग अटॉर्नी जनरल। तो सैलरीज क्या होंगे, अलायंसेस क्या होंगे, अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होंगे अपॉइंटमेंट के, ये सभी लॉ ऑफिसर्स कंडीशंस ऑफ सर्विसेज रूल्स 1987 डील करता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, अभी जैसे कि मैंने कहा कि कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग्स भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिव कोर्ट के बाद, कोर्ट के परमिशन लेने के बाद ही कर सकते हैं, तो ये भी हमें प्रावधान इसी एक्ट में देखने को मिलता है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा एंड राज्यसभा, अभी हमने देखा कि बहुत लोकसभा एंड राज्यसभा में भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, किसी भी कमेटी में भी भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। वेरियस अदर लॉस एंड रेगुलेशंस, और नो डाउट लीगल मैटर्स और केसेस के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि कोई कौन से स्पेसिफिक लॉज द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गाइड किए जाएंगे। अब क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन हमने ऑलरेडी देखा, आर्टिकल 76 में ही ना ज्यादातर ये आउटलाइन किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट की क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। देखिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज उसके लिए यही है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो। क्वालिफिकेशन की बात हमने की, वेगली हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह अपॉइंट होने के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए। तो नो डाउट अगर हम आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें जो कि क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है सुप्रीम कोर्ट के, तो यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि अ पर्सन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इफ, पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया है, दूसरा ही हैज बीन जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years। किसी भी हाई कोर्ट के जज की तरह एटलीस्ट 5 साल का कार्यकाल करना चाहिए, और ही और शी बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years। किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल जज की तरह, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में, एक या दो हाई कोर्ट्स में, सक्सेसिव हाई कोर्ट्स में 10 साल एडवोकेट की तरह काम करना पड़ेगा, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। अब ये बहुत ही रेयर केसेस हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगे कि कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है। अब डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का माना कि भाई वो ना ही हाई कोर्ट का ना ही सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है, फिर भी उसका लीगल करियर कुछ ऐसा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उससे खुश है, तो ये तो रेयर केस है। सो यहाँ पर बेसिकली एक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल के लिए, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में, एक या दो हाई कोर्ट में सक्सेसिवली एडवोकेट का भी काम करना चाहिए फॉर द पास्ट 10 years। ऐसे ही पर्सन को यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज की बात करें तो टिपिकली अटॉर्नी जनरल एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सा एक्सपीरियंस उनका होता है, और फील्ड ऑफ लॉ में बहुत ही जबरदस्त सा एक्सपर्टाइज उनका होता है, पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को लेकर, तभी तो भारत सरकार उन्हें अपॉइंट करती है। और फंडामेंटल क्वालिफिकेशंस अपॉइंटमेंट के, अटॉर्नी जनरल के एक्चुअल अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही होता है, और वही अपना डिस्क्रिशन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि कौन सूटेबल कैंडिडेट है जिसे हमें अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे एडवोकेट्स आपको मिल जाएंगे जो कि उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह वो अपॉइंट किए जाए। तो अल्टीमेटली नो डाउट पॉलिटिकल कंसिडरेशंस यहाँ पर लाए ही जाते हैं कि कैंडिडेट कितना अलाइंड है सरकार के पॉलिसीज के साथ, ना कितना वो जुड़ा हुआ है उस वक्त के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के साथ, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है। अटॉर्नी जनरल्स ऑफ इंडिया की मैं बात करूं, सिंस इंडिपेंडेंस अब तक 16 अटॉर्नी जनरल्स ऑफ इंडिया जो है वो 14 अटॉर्नी जनरल्स ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट किए जा चुके हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पहले अटॉर्नी जनरल जो थे वो MC सेतलवाड जी थे, 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक, और सबसे लंबा कार्यकाल भी दरअसल उन्हीं ने किया हुआ है, और फर्स्ट लॉ कमीशन के भी चेयरमैन वो रहे हैं। और उनके बाद एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, और रिसेंटली हमने देखा कि के वेणुगोपाल जी थे 30 जनवरी 2017 से लेकर 30 सितंबर 2022, और अभी रिसेंटली 1 अक्टूबर 2022 को R वेंकटा रमणी जी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये थी चंद इंपॉर्टेंट सी बातें आपको जाननी थी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। आई होप जो कुछ भी आपके डाउट्स और क्लैरिफिकेशंस हैं वो पूरी तरीके से क्लैरिफाई हो चुके होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।